लोग जैसा कि भारत के संविधान के बारे में पढ़ रहे हैं, तो हम लोग जानेंगे कि भारत का संविधान कैसा है। तो देखिए, भारत का संविधान है वो एक लिखित संविधान है। कैसा है? लिखित संविधान। और आप लोगों को ये जानकर आश्चर्य होगा कि दुनिया का सबसे बड़ा संविधान, सबसे बड़ा जटिल लिखित संविधान कौन सा है? हमारे देश भारत का। जी हाँ। और दुनिया का सबसे छोटा लिखित संविधान किसका है? अमेरिका का। लेकिन लिखित बोला जाए तब, ठीक, जो कि विकसित देशों में है। एक देश है मोनाको। क्या है? मोनाको। मोनाको के विषय में ऐसा बोला जाता है कि इसका संविधान दुनिया का सबसे छोटा संविधान है। लेकिन जब हम बात करें बड़े देशों की, तब उसमें सबसे छोटा संविधान किसका हो जाएगा? अमेरिका का। क्योंकि बेसिकली आप लोग जानते हैं मोनाको को कोई जानता वानता नहीं है, ठीक। तो देश का सबसे बड़ा और विश्व का सबसे बड़ा लिखित संविधान और सबसे जटिल संविधान किसका है? तो भारत का। और विश्व का सबसे छोटा संविधान किसका है? अमेरिका का, ठीक। चलिए आगे हम लोग बढ़ते हैं। अब देखिए, क्या संविधान हमारे देश में एक ही बार आ गया? जी नहीं, एक प्रक्रिया होती है संविधान आने की। इससे पहले हमारा देश संविधान कैसे चलता था? इससे पहले भी तो कुछ नियम और कानून होते होंगे। जी हाँ, नियम और कानून होते थे, लेकिन वो नियम और कानून कैसे थे? सबसे पहले हम लोगों का बात अगर करें वैदिक युग की, तो उस टाइम हमारा जो भी नियम और कानून था, हम लोग धर्म पे थे। उस टाइम सनातन धर्म का बोलबाला था हमारे देश में, था। यानी कि जो भी नियम और कानून थे हमारे वेदों पर आधारित थे, पुराणों पर आधारित थे। धीरे धीरे समय बदलता गया, कुछ धर्म और कुछ राजा जो भी हुए वो अपना कानून मिक्स करते चले गए समय और परिस्थिति के अनुसार। देखिए, समय और परिस्थिति के अनुसार बदलाव होता रहता है, तो इसके अनुसार कानूनों में भी परिवर्तन किया जाता है। ऐसे बदलते बदलते धीरे धीरे मध्यकालीन युग आया, सल्तनत युग। उसमें मुस्लिम शासक आए, सबसे पहले अरबों ने आक्रमण किया। ऐसे ऐसे कहानी चलती रहती है, आप लोग जानते हैं। तो मुस्लिम शासक आए तो उनका अपना कानून था, वो लोग शरीयत के अनुसार चलते थे। तो जब वो लोग शरीयत के अनुसार चलते थे, तो अपना कानून हमारे देश में भी लागू करना चाहे, और लागू किए भी काफ़ी हद तक। बहुत सारी ऐसी व्यवस्थाएं हैं जिसमें शरीयत लागू होता था सल्तनत काल में। उनका जितना भी फैसला था, वो लोग अपने कानून के अनुसार, कुरान शरीफ के अनुसार चलते थे। लेकिन ऐसा नहीं था कि उस टाइम हिंदुओं का संविधान, अरे हिंदुओं के जो भी नियम और कानून थे, हिंदुओं की जो भी परंपराएं थी, लागू नहीं होती थी। उस टाइम भी लागू होता था, लेकिन ज़्यादा बोलबाला किसका था? तो मुस्लिम धर्म का। फिर धीरे धीरे समय बदला। 1757 में प्लासी की लड़ाई होती है, और उसके बाद समय बीतता जाता है और अंग्रेज आते हैं, अंग्रेज़ों का शासन हो जाता है। अब अंग्रेज़ों का जब शासन होता है भारत में, तब क्या होता है कि चीज़ें बदलना स्टार्ट हो जाती हैं। अब अंग्रेज बेसिकली भारत में व्यवहार करने आए थे, आप लोग ये सब जानते हैं। अंग्रेज आए, और जब उन्होंने धीरे धीरे भारत पर अधिकार करना स्टार्ट किया, तो उनको भी यहाँ की प्रशासन व्यवस्था, शासन व्यवस्था और आर्थिक राजनीतिक सारी व्यवस्थाएं चलाने के लिए कुछ कानूनों की आवश्यकता हुई। तो उसका स्टार्टिंग माना जाता है 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट से, रेगुलेटिंग एक्ट से। ये पहला ऐसा कानून आया था जिसमें कंपनी के व्यापारियों को भारत में कैसे शासन करना है और कैसे अपनी सारी व्यवस्था संचालित करनी है, उसमें इसका वर्णन मिलता है। रेगुलेटिंग का एक मतलब ही होता है नियमित करना, यानी कि किसी भी चीज़ को कैसे हम लोग सही ढंग से चलाएं, रेगुलेट करें, ठीक। उसके बाद धीरे धीरे 1793 का आता है कानून। उसके बाद 1833, 1853 चीज़ें बदलना स्टार्ट होती हैं। बदलते 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 आता है दौर 1935 का, भारत शासन अधिनियम का। अधिनियम, भारत शासन अधिनियम 1935। अब देखिए, मैं इसके बारे में थोड़ा सा आप लोगों को बता देना चाहता हूँ कि भारत शासन अधिनियम यानी कि जो हमारा आज का संविधान है, उसके
बहुत बड़े भाग को इस अधिनियम से लिया गया था, भारत शासन अधिनियम से। सोचिए कितना महत्वपूर्ण अधिनियम रहा होगा भारत शासन अधिनियम 1935। इसका अपना बहुत विशेष महत्व है, लेकिन इसमें कुछ चीज़ें ऐसी थी जिसको कांग्रेस ने, तत्कालीन हमारे जो राजनेता थे, हमारी भारतीय जनता थी, उसने स्वीकार नहीं किया, क्योंकि ये व्यवस्था, भारत शासन अधिनियम व्यवस्था देखने में तो लग रही थी कि संघीय व्यवस्था है, लेकिन रियलिटी रूप में एकात्मक व्यवस्था थी। यानी कि सारे के सारे कंट्रोल कहने को राज्यों में बटे थे, लेकिन उसका सर्वे सर्वा कौन होता था? तो उस टाइम भारत का वायसराय होता था, उसके हाथों में सारी की सारी शक्तियां निहित थी, भारत के वायसराय और भारत के सचिव के हाथ में। अब तो भारत का संविधान बनने का मांग उठा कब से? जब भारतवासी, भारत की जनता, कांग्रेस, उस टाइम कांग्रेस ही भारत, कोई ऐसा बोल सकते थे कि भारत था, क्योंकि जो भी निर्णय लेना होता था कांग्रेस लेती थी और मुस्लिमों की तरफ से मुस्लिम लीग लेती थी। ये दो पार्टियां उस टाइम बहुत मेजोरिटी में थी, बहुत आगे चल रही थी। ऐसा कहा जाता है कि माना जा सकता है कि उस टाइम जो भी निर्णय होता भारत के लिए, वो कांग्रेस का ही निर्णय होता था। ठीक, अब हम लोग देखते हैं आगे। तो जब भारत के लोगों को ये पता चल गया कि नहीं, अंग्रेज हम लोगों को फुसला रहे हैं। सोचिए 1757 के प्लासी के युद्ध से जब भारत ने अंग्रेजों पर शासन करना स्टार्ट किया और 1935 तक, 1947 तक, सॉरी 1947 तक शासन किया, और हम बात 1935 तक कर रहे हैं जब भारत शासन अधिनियम आया था। तब से लेके अब तक ऐसा नहीं था कि वो पहली बार भारत शासन अधिनियम 1935 से आया था। मैंने आप लोगों को पहले ही बताया कि ऐसे बहुत सारे कानून आए जिसकी वजह से मतलब भारत में धीरे धीरे कानूनी व्यवस्था स्टार्ट हुई, संवैधानिक सुधार स्टार्ट हुए। लेकिन जब भारतीयों को ये चीज़ पूरा का पूरा महसूस हो गया कि अंग्रेज भारत नहीं छोड़ना चाहते और कहीं से भी हमको पूरा का पूरा अधिकार नहीं देना चाहते और हम लोगों को वो फुसला रहे हैं, बहला रहे हैं, तब भारतीयों ने सोचा कि हम लोग क्या करें, ऐसा क्या करें कि हम इस शासन से मुक्ति पाएं और सारा का सारा व्यवस्था हमारा हो। ये बार बार नियम कानून ऐसा दे रहे हैं, हमको फुसला रहे हैं, हमको उससे उतना फ़ायदा नहीं हो रहा है। कह सकते हैं कि लॉलीपॉप थमा दे रहे थे, जब बच्चे जिद करने लगे तो एक लॉलीपॉप उठा के दे दिए कि लो आप एक टॉफ़ी लो, लॉलीपॉप लो, खुश हो जाओ। लेकिन ये चीज़ें सुधरेंगी कैसे? तो उस टाइम एक नेता थे एम.एन. रॉय, उसके लिए हम एक अपनी संविधान सभा बनाएंगे जो कि हमारे देश का संविधान कैसा होगा, उसका नियम कानून क्या होगा, वही डिसाइड करेगी। तो क्वेश्चन आता है कि सबसे पहले भारत में संविधान सभा का विचार किसने रखा? तो एम.एन. रॉय ने रखा। ये एक वामपंथी दल के नेता थे। फिर चीज़ें बदलती हैं और धीरे धीरे दौर आता है। एक साल के बाद 1935 का समय आता है। 1935 में क्या होता है कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस, जो उस टाइम की तत्कालीन सबसे बड़ी पार्टी थी, इसने संवैधानिक रूप से, मतलब एक संविधान के दायरे में आके अंग्रेजों से ये मांग की, ब्रिटिश सरकार से ये मांग की कि नहीं, हमें अपना संविधान सभा चाहिए ताकि हम अपना संविधान बनाएं और हम अपना शासन खुद ही चलाएं, ताकि हमें पूर्ण स्वराज की प्राप्ति हो सके। तो आधिकारिक रूप से जब बात आएगा कि आधिकारिक रूप से सबसे पहले संविधान सभा की मांग कब की गई, तो 1935 ईस्वी में किसने की? तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने की। आया समझ में? चलिए फिर आगे एक क्रम चलता है और 1938 का समय आता है। इस टाइम पंडित जवाहरलाल नेहरू, जो उस टाइम के सबसे अच्छे नेता माने जाते थे और काफ़ी दिमाग वाले इंसान थे, इनका माइंड बहुत चलता था। इन्होंने कहा कि जो भारत में संविधान सभा होगी उसके जो भी सदस्य होंगे वो वयस्क मताधिकार के आधार पर चुने जाएंगे। अब वयस्क मताधिकार होता क्या है? तो देखिए, अभी हमारे देश में जो कानून है उसके अनुसार 18 वर्ष की उम्र जो भी पार कर लेता है वो
वयस्क माना जाता है, यानी कि वो अपना जीवन का निर्णय ले सकता है, उसे वोट देने का अधिकार प्राप्त हो जाता है। वैसे ही उस टाइम उन्होंने कहा कि वयस्क मताधिकार पे, यानी कि भारत में जो भी व्यक्ति वयस्कता के सीमा को पार करते हैं उस सारे के सारे वोट देने के हकदार होंगे, और उन्हीं के वोट के आधार पे ये तय होगा कि कौन संविधान सभा का सदस्य बनेगा, जो कि संविधान सभा हमारे संविधान का निर्माण करने वाली थी। ठीक, और इसी के मांग इनके बातों को स्वीकार करते हुए 1940 ईस्वी में ब्रिटिश सरकार ने अगस्त प्रस्ताव पेश किया। अगस्त प्रस्ताव पेश किया जिसमें इनके संविधान सभा की मांग को स्वीकार कर लिया गया था। लेकिन 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 इसमें भी एक ट्विस्ट आता है। मुस्लिम लीग जो कभी नहीं चाहती थी कि भारत में मुस्लिम रहें, वो मुस्लिमों को लेके एक अलग अपना राष्ट्र का मांग कर रहा था, जिसका नाम था पाकिस्तान। यानी कि वो लोग पाकिस्तान की मांग कर रहे थे कि नहीं, हम भारत में नहीं रहेंगे, हमें मुस्लिमों के लिए एक अलग राष्ट्र चाहिए जिसका नाम पाकिस्तान होगा। तो जाहिर सा बात है कि हमें अपना संविधान सभा भी अलग चाहिए। तो जब अगस्त प्रस्ताव में ऐसा कोई बात नहीं था कि दो संविधान सभाएं होंगी या फिर मुस्लिम लीग अपना अलग संविधान बनाएगी और कांग्रेस अलग संविधान बनाएगी, ये बात मुस्लिम लीग को नागवार गुजरती है और मुस्लिम लीग इसका बहिष्कार करती है, और इस तरह अगस्त प्रस्ताव फेल हो जाता है। फिर आता 1942 का दौर। स्टीफर्ड क्रिप्स इनकी अध्यक्षता में, यानी कि इनकी अगुवाई में भारत में एक टीम भेजी जाती है, एक मिशन भेजा जाता है जिसका नाम था क्रिप्स मिशन। ये आता है और यहाँ पे भी ये मिशन भारतीयों को समझाने में फेल होता है और समझा नहीं पाता है। कांग्रेस और मुस्लिम लीग दोनों इससे असंतुष्ट होते हैं क्रिप्स मिशन से, और क्रिप्स मिशन फेल हो जाता है। तो ये सब क्वेश्चन आते हैं, आप लोग याद रखिएगा कि 1940 में अगस्त प्रस्ताव आया था, 1942 में क्रिप्स मिशन आया था, और जब ये दोनों फेल होते हैं तब वो टाइम विश्व युद्ध का दौर चल रहा था। 1939 ईस्वी में द्वितीय विश्व युद्ध शुरू हुआ था और 1945 तक चला था। उसी टाइम अंग्रेजों को डर था कि कहीं ऐसा ना हो कि भारत हमारा साथ ना दे, और भारत के साथ के लालच में और भारतीयों को फुसलाने के चक्कर में वो बार बार ऐसा मिशन भेज रहा था ताकि भारतीय संतुष्ट हों और विश्व युद्ध में हमारा साथ दें। फिर इसी क्रम में 1946 ईस्वी में, जबकि विश्व युद्ध खत्म हो चुका था, कैबिनेट मिशन भारत आता है। इस कैबिनेट मिशन में ऐसी कोई बात नहीं कही गई कि भारत को दो भागों में बांटा जाएगा, ऐसा कोई बात नहीं कहा कैबिनेट मिशन ने। और ना ही इसने मुस्लिम लीग और कांग्रेस के लिए दो संविधान सभा की मांग को स्वीकार किया, इसने ऐसा नहीं बोला। लेकिन फिर भी कैबिनेट मिशन में कुछ ऐसे कानून थे जो काफ़ी हद तक कांग्रेस और मुस्लिम लीग को संतुष्ट करने में कामयाब रहे। और यही 1946 का जो कैबिनेट मिशन आया था, इसी को आधार बना के नवंबर 1946 में संविधान सभा का गठन हो जाता है। अब संविधान सभा क्या थी, ये अगर आप लोगों के मन में आएगा तो देखिए, सभा और संविधान दो शब्द है, यानी कि संविधान बनाने के लिए जो सभा का गठन किया गया उसे संविधान सभा कहते हैं। अब शुरुआत में ये भी क्वेश्चन आता है कि संविधान सभा में कितने सदस्य होने थे? 389, यानी कि 389 सदस्य होने थे संविधान सभा में, जिसमें से ध्यान से देखिएगा, जिसमें से 389 सदस्यों में से 296 सदस्य ब्रिटिश भारत के सदस्य होंगे, ब्रिटिश भारत के सदस्य होंगे, और बाकी के
93 सदस्य देसी रियासतों से होंगे। कहाँ से होंगे? देसी रियासतों से। अंग्रेजों ने पूरे भारत पे कब्जा नहीं किया था। उस टाइम भारत कई छोटी बड़ी रियासतों में बटा था, तो कुछ हिस्सा रियासतों में आता था। भले ही वो इनडायरेक्ट अंग्रेजों के शासन में था, लेकिन डायरेक्ट शासन में नहीं था। उसके निर्णय लेने के लिए रियासत के जो भी नवाब होते थे, जो भी राजा होते थे, वो जिम्मेदार थे। तो कुछ सीटें उनके लिए दी गई, जिनकी संख्या 93 यानी कि 93 थी। और इन 296 सदस्यों में से 292 प्लस 4, 292 का चुनाव 11 गवर्नरों के प्रांतों से किया जाना था। यानी कि उस टाइम भारत में 11 प्रांत थे जिसके शासक गवर्नर हुआ करते थे, और जिन प्रांतों का शासन मुख्य आयुक्त किया करते थे, उनमें से 4 सदस्य चुने जाने थे। तो हो गया, देखिए 292 और 4, 296 और 93 देसी रियासतों से, टोटल 389 इतने सदस्य होने थे। 15 अगस्त 1947 भारत स्वतंत्रता अधिनियम 15 अगस्त 1947 को भारत स्वतंत्रता अधिनियम आ जाता है। और इससे पहले एक योजना आई थी, माउंटबेटन योजना, जो कि 3 जून 1947 को माउंटबेटन स्वतंत्र भारत के प्रथम और अंतिम गवर्नर जनरल थे। माउंटबेटन योजना, माउंटबेटन आए थे बेसिकली भारत का विभाजन करने के लिए, कि भारत को 2 भागों में, भारत और पाकिस्तान में बांट दिया जाए। और ये अपने योजना में काफ़ी सफल रहे। इनकी योजना के अनुसार भारत और पाकिस्तान का विभाजन होना था। 15 अगस्त 1947 को भारत स्वतंत्रता अधिनियम पास कर दिया जाता है, जिसके तहत भारत और पाकिस्तान 2 राज्यों में बट जाएगा। मतलब भारत को 2 भागों में बांट दिया गया, भारत और पाकिस्तान के। धीरे धीरे चीज़ें स्टार्ट हुई। माउंटबेटन योजना जब आया, तब जो देसी रियासतें, देखिए जो 389 सदस्य बताए थे ना, कि 93 सदस्य, उसमें से 93 सदस्य कहाँ से चुने जाने थे? देसी रियासतों से। लेकिन नवंबर 1946 में जब संविधान सभा का गठन हुआ था, और उसकी पहली बैठक 9 नवंबर, आता है क्वेश्चन, संविधान सभा की पहली बैठक कब हुई थी? तो 9 नवंबर 1946 ईस्वी को। इस टाइम जब 9 नवंबर 1946 को संविधान सभा की पहली बैठक डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा की अध्यक्षता में हुई थी, उस टाइम एक भी देसी रियासतों के सदस्य भाग नहीं लिए थे। अब माउंटबेटन योजना के बाद ये सारे सदस्य धीरे धीरे भाग लेना स्टार्ट कर दिए। मुस्लिम लीग के कुछ सदस्य जो भाग लिए थे संविधान सभा में, कुछ नहीं लिए थे, वो लोग भी कुछ भाग लेना स्टार्ट कर दिए माउंटबेटन योजना के बाद। बाद में जब 15 अगस्त 1947 को भारत आज़ाद होता है, भारत को 2 भागों में विभाजित कर दिया जाता है, तब संविधान सभा भी 2 भागों में बढ़ जाती है। मुस्लिम लीग पाकिस्तान के लिए एक अलग संविधान सभा अपना बनाते हैं, और पाकिस्तान के लिए संविधान का निर्माण करते हैं। जबकि भारत के लिए तो पहले से 9 नवंबर 1946 को जो संविधान सभा बनी थी, वही काम करती है। डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा इस संविधान सभा के पहले अस्थायी अध्यक्ष थे। अस्थायी क्यों कहा जाता है? क्योंकि ये बस 1-2 दिन के लिए बने थे, ज़्यादा समय के लिए नहीं। इनका पद अस्थायी नहीं था। जब संविधान सभा की पहली बैठक होती है, तो उस टाइम ऐसा कुछ डिसाइड नहीं हुआ था कि कौन भारत का संविधान सभा का अध्यक्ष होगा, क्योंकि बिना अध्यक्ष का संचालित नहीं होती है। तो इसके लिए ऐसा कहा गया कि उस टाइम संविधान सभा में सबसे बुजुर्ग यानी कि वरिष्ठ आदमी कौन थे? तो डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा, और इनकी वरिष्ठता को ही आधार मानकर इन्हें भारत का अस्थायी अध्यक्ष बना दिया गया। बाद में 1-2 दिन के बाद तय होता है, और डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद संविधान सभा के अध्यक्ष चुन लिए जाते हैं। ये अस्थायी अध्यक्ष थे। तो याद रखिएगा,
संविधान सभा के अस्थायी अध्यक्ष डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा। उसके बाद अस्थायी अध्यक्ष कौन बने? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। चलिए ठीक है। अब पहली बैठक कब हुई थी संविधान सभा की? तो 9 नवंबर 1946 को। माउंटबेटन योजना कब आई? 3 जून 1947। भारत स्वतंत्रता अधिनियम कब आया? 15 अगस्त 1947 को। 13 नवंबर यानी कि 4 दिन के बाद 1946। पहली बैठक 9 नवंबर 1946 को हुई थी। उसके 4 दिन बाद पंडित जवाहरलाल नेहरू द्वारा उद्देश्य प्रस्ताव पेश किया जाता है। उद्देश्य प्रस्ताव पेश किया जाता है। अब देखिए नाम ही से लग रहा है उद्देश्य, यानी कि भारत में जो संविधान सभा होगी, जो भी संविधान का निर्माण करेगी, उसका उद्देश्य क्या होगा? संविधान का कुछ उद्देश्य तो होना चाहिए, यानी कि कुछ आधार होना चाहिए। जैसे हम लोग कोई भी चीज करते हैं, कोई भी काम करते हैं, तो उसका एक उद्देश्य होता है, एक लक्ष्य होता है, उसी को आधार मान के उसी के चारों ओर तरफ काम किया जाता है। तो ऐसे ही संविधान सभा का तो गठन हो गया, वो संविधान का निर्माण तो करेगी, लेकिन उसका उद्देश्य क्या होगा? तो उन उद्देश्यों को एक फॉर्मेट में सजा के एक प्रस्ताव के रूप में पंडित जवाहरलाल नेहरू 13 नवंबर 1946 को पेश करते हैं, जिसे 22 जनवरी, ध्यान दीजिएगा, 22 जनवरी 1947 को संविधान सभा द्वारा स्वीकार कर लिया जाता है। तो क्वेश्चन घुमा घुमा के आता है, कई तरह से क्वेश्चन आता है। और ये पूछा जाए संविधान सभा द्वारा उद्देश्य प्रस्ताव को कब स्वीकार किया गया? तो 22 जनवरी 1947 को। कब पेश किया गया? 13 नवंबर 1946 को। किसने पेश किया? पंडित जवाहरलाल नेहरू। और यही उद्देश्य प्रस्ताव जब स्वीकार कर लिया जाता है तो बाद में चल के यही भारत का प्रस्तावना बनता है। प्रस्तावना, ठीक। यानी कि पंडित जवाहरलाल नेहरू ने ही भारत की प्रस्तावना की नींव रखी थी। कि हमारा राष्ट्रीय गीत है क्या? वंदे मातरम। राष्ट्रीय गीत वंदे मातरम। यह कब स्वीकार किया गया, कब अपनाया गया था? तो संविधान सभा ने 24 जनवरी 1950 को राष्ट्रीय गीत और राष्ट्रीय गान, जो कि क्या है? जन गण मन अधिनायक जय हे भारत भाग्य विधाता। देखिए, राष्ट्रीय गान जनगण मन, राष्ट्रीय गीत वंदे मातरम, दोनों को एक ही डेट पे यानी कि 24 जनवरी 1950 ईस्वी को स्वीकार कर लिया गया था संविधान सभा द्वारा कि हमारे देश का राष्ट्रीय गीत क्या होगा? तो वंदे मातरम। राष्ट्रीय गान क्या होगा? तो जनगण मन। अब एक चीज और हुई थी इस डेट को। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जो कि संविधान सभा के अस्थायी अध्यक्ष थे, उनको भारत का राष्ट्रपति बना दिया गया, क्योंकि चुनाव तो हुआ नहीं था और तत्काल चुनाव हो नहीं सकता था। तो जब तक चुनाव ना हो तब तक के लिए भारत का राष्ट्रपति कौन बना? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। और संविधान सभा जो हमारी थी, वो संविधान लागू होने के बाद देखिए 26 नवंबर 1949 को हमारा संविधान पूरा बनके तैयार हो गया था। 26 नवंबर 1949 को हमारा संविधान पूरा बनके तैयार हो गया था संविधान सभा ने। और ये भी क्वेश्चन आता है कि संविधान सभा की अंतिम बैठक कब हुई थी? तब ध्यान दीजिएगा। अब ये क्वेश्चन आएगा कि संविधान सभा की अंतिम बैठक कब हुई थी? तो इसी दिन जब डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद संविधान सभा के अध्यक्ष बने, उसी दिन 24 जनवरी 1950 को संविधान सभा की
अंतिम बैठक होती है, अंतिम बैठक होती है। प्रारंभिक पहली बैठक कब हुई थी? 9 दिसंबर 1946 को। अंतिम बैठक कब होती है? 24 जनवरी 1950 को। तो 24 जनवरी 1950 को 4 काम हुए थे। हमारा राष्ट्रगीत, राष्ट्रगान, भारत के पहले राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद और संविधान सभा की अंतिम बैठक, इस दिन ये चारों काम हो गए थे। लेकिन और संविधान बनकर तैयार कब हुआ था? 26 नवंबर 1949 को। लेकिन जब ये बनकर तैयार हुआ तो इसके कुछ प्रावधान लागू हुए, लेकिन सारे के सारे प्रावधान लागू नहीं हुए थे। ये सारे के सारे प्रावधान कब लागू हुए? तो 26 जनवरी 1950 को। इस दिन संपूर्ण रूप से, मतलब जो भी संविधान में जो भी बातें कही गई थी वो कब लागू हुई? 26 जनवरी 1950 को संविधान पूर्णतः लागू। क्या हो गया? हमारा संविधान पूरा तरह लागू कर दिया गया, पूर्णतः लागू कर दिया गया। ठीक, अब एक क्वेश्चन आता है कि हमारा संविधान कितने समय में बनकर तैयार हुआ? कितने समय में बनकर तैयार हुआ? कितना रुपया लगा बनाने में? कितनी बैठकें हुई? ये सारा क्वेश्चन आता है। तो याद रखिएगा, हमारे संविधान सभा की पहली बैठक 9 नवंबर 1946 को स्टार्ट हुई थी और 9 नवंबर 1946 से लेके 9 नवंबर 1946 से लेके 26 नवंबर 1949 तक कुल 11 बैठकें हुई थी। कुल 11 बैठकें हुई और संविधान को बनाने में टोटल समय लगा, समय 2 साल 11 महीना और 18 दिन, इतना समय लगा। खर्च कितना लगा? 64 लाख रुपया, 64 लाख रुपया। याद रखिएगा कि हमारा संविधान बनाने में टोटल 11 बैठकें हुई। समय कितना लगा? 2 साल 11 महीना 18 दिन। खर्च कितना हुआ? तो 64 लाख रुपया। हमारे देश की पहली संसद कौन बनी? तो संविधान सभा ही हमारे देश की प्रथम संसद बनी, पहली संसद का काम किया, जिसे अंतरिम संसद कहा जाता था। अंतरिम संसद यानी कि जब तक स्वतंत्र रूप से चुनाव नहीं हो जाता है, संसदीय व्यवस्था है ना हमारे देश में, जब तक स्वतंत्र रूप से चुनाव नहीं हो जाता है तब तक जो संसद का काम करेगी वही होगी अंतरिम संसद। ठीक, तो अंतरिम संसद के रूप में कौन काम किया? संविधान सभा। अब देखिए, संविधान सभा जब बना था तो उसका 2 काम था। 15 अगस्त 1947 को जब देश आज़ाद हो गया था तो तुरंत तो संविधान बना नहीं था। जब संविधान तुरंत नहीं बना था तो हमारे देश का शासन व्यवस्था कैसे चलेगा? उसके लिए जो जो कानून तुरंत जरूरत पड़ जाते थे वो कहाँ से बनेंगे? तो यही संविधान सभा ही 2 काम करती थी। संविधान सभा का 2 काम था। एक था विधायिका, यानी कि जब इसकी बैठक विधायिका के रूप में होती थी कानून के बनाने के लिए, एक दिन के अंतराल पे होता था, यानी कि एक दिन विधायिका का काम होता था कानून व्यवस्था देखने का, देश को चलाने का संसद के रूप में। तो तब इसकी अध्यक्षता कौन करता था? तो जीवी मावलंकर। इनका पूरा नाम है गणेश विद्यार्थी मावलंकर। ठीक, आता है कि लोकसभा का प्रथम अध्यक्ष कौन था? तो यही थे, जीवी मावलंकर। जब बतौर विधायिका हमारे संविधान सभा का बैठक होता था तो उसकी अध्यक्षता जीवी मावलंकर करते थे। लेकिन जब संविधान बनाने के लिए बतौर संविधान निर्मात्री यानी कि संविधान सभा के रूप में जब संविधान सभा की बैठक होती थी तब इसकी अध्यक्षता कौन करता था? तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। है समझ में? तो संविधान बनने के समय हमारे पास मूल संविधान में 395 अनुच्छेद कितने थे? 395। भाग कितने थे? 22। और अनुसूचियां कितनी थी? तो 12 अनुसूचियां, 8 अनुसूचियां। और वर्तमान में हमारे संविधान में कितने भाग हैं? तो 25। अनुसूचियां वर्तमान में कितनी हैं? तो 12 अनुसूचियां, यानी कि 4 अनुसूचियां बढ़ा है और 3 भाग। ठीक,
लेकिन ऐसा नहीं है कि संविधान में 22 और 25 भाग हो गए हैं तो उनका नाम भाग 25 होगा, जी नहीं। ये इनके सब पार्ट के रूप में बढ़े हैं, सब पार्ट के रूप में। जैसे 4A, ठीक, 4 में ही 4 बढ़ा ए बढ़ा दिया गया तो क्या हो गया 4A। ऐसे ही सारे के सारे 3 ठो बढ़े हैं, ठीक। प्रारंभ में संविधान में कितने भाग थे 22, वर्तमान में कितने 25। प्रारंभ में अनुसूचियां कितनी थी मूल संविधान में 8, अभी कितनी है 12। अनुच्छेद का बात करते हैं तो मूल संविधान में कितने अनुच्छेद थे 395, अभी कितने हैं लगभग में 448, लगभग में 448। आया समझ में, याद रखिएगा। यहाँ से क्वेश्चन रेलवे वगैरह में बहुत ज़्यादा आते हैं होगा। दूसरी बात, 22 जुलाई 1947 को क्या हुआ था, हमारा राष्ट्रीय ध्वज अपनाया गया था। राष्ट्रीय ध्वज कब अपनाया गया था, ये क्वेश्चन आता है। राष्ट्रीय ध्वज कब अपनाया गया था, तो 22 जुलाई 1947 को, यानी कि हमारे संविधान द्वारा 22 जुलाई 1947 को राष्ट्रीय ध्वज को अपनाया गया था। एक आती है प्रारूप समिति। प्रारूप समिति ये क्या थी, देखिए जब हमारा संविधान के निर्माण की बात हो रही थी तो उस टाइम हमारे देश के बहुत बड़े बड़े दिग्गज थे, उस संविधान सभा में मौजूद थे। लेकिन संविधान बनेगा कैसे, उसका प्रारूप कैसा होगा, एक ड्राफ्ट तैयार करना था उसका, कि नहीं संविधान बनेगा तो उसमें क्या क्या चीज़ें होंगी, कैसे होंगी, किस सीक्वेंस में होंगी, क्या चीज़ों को शामिल करना चाहिए, क्या चीज़ों को शामिल नहीं करना चाहिए। इसके लिए एक प्रारूप समिति की गठन की गई थी कि आप प्रारूप बना के दीजिए कि नहीं हमारा जो संविधान बनेगा वो कैसा होगा, उसमें क्या चीज़ें होंगी, ठीक। तो डॉक्टर भीमराव अंबेडकर, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की अध्यक्षता में प्रारूप समिति की गठन की गई थी, जिसे यह डिसाइड करना था कि हमारे देश का संविधान कैसा होगा। इसीलिए भारत को और भीमराव अंबेडकर को भारत का संविधान निर्माता कहा जाता है। अब भीमराव अंबेडकर के विषय में कुछ चीज़ें जान लेती हैं। इनको संविधान निर्माता कहा जाता है, संविधान निर्माता, भारतीय संविधान का निर्माता या शिल्पकार। दूसरा, संविधान का जनक कहा जाता है इन्हें, भारतीय संविधान का जनक, भारतीय संविधान का जनक यानी कि पिता किसे कहा जाता है, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर को। इनको आधुनिक मनु की संज्ञा दी जाती है क्योंकि इनके विचार और इतने बड़े वकील थे, इनकी सोच इतनी बड़ी थी कि जिसके सामने बहुत अच्छे अच्छे लोग नहीं टिक पाते थे। सोचिए हमारे देश का जो संविधान बना था उसका जिम्मेदारी किस पे दिया गया था, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। ये जाति से SC कैटेगरी में आते थे, यानी कि दलित थे। इन्हें आधुनिक मनु की संज्ञा दी जाती है, आधुनिक मनु, ठीक। ये चीज़ें आप लोग याद रखिएगा। अब आगे हम लोग पढ़ेंगे संविधान के आगे कि हमें जो नागरिकता प्रदान की गई है, हमारे मूल अधिकार हमारे संविधान द्वारा कुछ दिए गए हैं हमको। राज्य को चलाने के लिए सही ढंग से नीति निर्देशक तत्वों की बात होती है, मूल कर्तव्यों की बात होती है कि प्रत्येक नागरिक का अपने राष्ट्र के लिए के प्रति कुछ कर्तव्य होता है जिससे मूल कर्तव्य कहा गया है, उसके विषय में बात होती है। ये सारी चीज़ें हमारा संसद, राष्ट्रपति, राज्यपाल, ये सभी देखेंगे पॉलिटी में आगे चल के। आज के लिए बस इतना ही, धन्यवाद।